समुद्र में हवा अनुकूल थी, हालांकि अप्रैल में तूफान चल रहा था। फॉरवर्ड ने लहरों को चीरते हुए 3 बजे के करीब लिवरपूल और आइल ऑफ मैन के बीच मेल स्टीमर को पार किया। कप्तान ने अपने डेक से फॉरवर्ड को अंतिम विदाई दी जिसे सुनना तय था। 5 बजे पायलट ने कमान ब्राइग के कमांडर रिचर्ड शेंडन के हाथों में छोड़ दी और अपने कटर को वापस ले लिया, जो घूमकर जल्दी दक्षिण पश्चिम में गायब हो गया। शाम के समय ब्राइग ने द्वीप के दक्षिणी छोर पर मैन के काफ को दोगुना कर दिया। रात के दौरान समुद्र बहुत तूफानी था, लेकिन फॉरवर्ड ने अच्छा व्यवहार किया, आय के बिंदु को उत्तर पश्चिम में छोड़ दिया और उत्तरी चैनल के लिए अपना रास्ता तय किया। जॉनसन सही थे। एक बार समुद्र में जाने के बाद नाविकों की समुद्री प्रवृत्ति ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। जहाज पर जीवन नियमित रूप से चलता रहा। डॉक्टर समुद्री हवा में आनंदपूर्वक सांस ले रहा था, वह तूफानों में भी तेजी से चल रहा था और एक विद्वान के लिए वह एक बुरा नाविक नहीं था। समुद्र बहुत शानदार है, उसने नाश्ते के बाद डेक पर आते हुए जॉनसन से कहा। मैंने इसे बहुत देर से जाना है, लेकिन मैं खोए हुए समय की भरपाई कर लूंगा। आप सही कह रहे हैं, मी क्लोबोनी। मैं समुद्र के एक कोने के लिए दुनिया के सभी महाद्वीप दे सकता हूँ। वे दिखावा करते हैं कि नाविक जल्द ही अपने पेशे से थक जाते हैं, लेकिन मैं 40 साल से समुद्र पर हूँ और मुझे ये पहले दिन जितना ही पसंद है। अपने पैरों के नीचे एक अच्छे जहाज को महसूस करना बहुत खुशी की बात है, और अगर मैं बुरा जज नहीं हूं तो फॉरवर्ड खुद को अच्छी तरह से पेश करता है। आपने सही निर्णय लिया, डॉक्टर, शेंडन ने उत्तर दिया, जो बात करने वालों में शामिल हो गया था। वो एक अच्छा जहाज है, और मैं मानता हूं कि बर्फ के बीच नौवहन के लिए नियत एक जहाज कभी भी बेहतर सुसज्जित नहीं रहा है। यह मुझे याद दिलाता है कि 30 साल पहले कैप्टन जेम्स रॉस उत्तर पश्चिम मार्ग के लिए नौकायन कर रहे थे। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, विजय में हमारे जैसे ही टन भार का एक जहाज था, जिसमें भाप इंजन भी था। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं समझता हूं या नहीं, इसका निर्णय आप ही करें, डॉक्टर ने उत्तर दिया। उस समय मशीनें अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं, और विक्ट्री ने उसे रोक रखा था। कप्तान जेम्स रॉस ने उसे थोड़ा थोड़ा करके व्यर्थी मरम्मत करने के बाद उसे उतारकर अपने पहले शीतकालीन क्वार्टर में छोड़ दिया। शैतान, शेंडन ने कहा, मैं समझता हूँ, तुम्हें इसके बारे में सब पता है। हाँ, मैंने पेरी, रॉस और फ्रैंकलिन की रचनाएं पढ़ी हैं और मैकला, कैनेडी, कीन और मैक्लिंटॉक की रिपोर्टें पढ़ी हैं, और मैंने जो पढ़ा है उसमें से कुछ मुझे याद है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यही मैक्लिंटॉक फॉक्स जहाज पर सवार होकर, जो हमारी शैली का एक स्क्रू ब्रेग था, अपने गंतव्य तक अपने से पहले के किसी भी व्यक्ति की तुलना में आसानी से पहुंचा। ये बिल्कुल सच है, शेंडन ने उत्तर दिया। वो एक साहसी नाविक था, मैक्लिंटॉक, मैंने उसे काम करते देखा था। आप ये भी जोड़ सकते हैं कि उसकी तरह हम भी अप्रैल में डेविस जलदमरुमध्य में पहुंच जाएंगे, और अगर हम बर्फ को पार करने में सफल हो गए तो हमारी यात्रा काफी आगे बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा, जब तक कि हमारे साथ वैसा न हो जैसा 1857 में फॉक्स के साथ हुआ था, कि हम पहले ही साल बफिन सागर की बर्फ में फंस गए और हमें हिमखंडों के बीच सर्दियां बितानी पड़ीं। जॉनसन ने जवाब दिया, हमें बेहतर किस्मत की उम्मीद करनी चाहिए। अगर फॉरवर्ड जैसा जहाज हमें वहां नहीं ले जा सकता जहां हम जाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा के लिए सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टर ने कहा, अगर कप्तान जहाज पर है तो उसे हमसे बेहतर पता होगा कि क्या करना है। हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, उसके पत्र में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है कि हमारी यात्रा किस लिए है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस रास्ते पर जाना है, शेंडन ने तुरंत जवाब दिया। हम कम से कम 1 महीने तक कप्तान और उसके निर्देशों के बिना काम चला सकते हैं। इसके अलावा, आप जानते हैं कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। थोड़े समय पहले, डॉक्टर ने कहा, मैंने भी आपकी तरह सोचा था कि कप्तान कभी नहीं आएगा और आप जहाज के कमांडर बने रहेंगे, लेकिन अब क्या? शेंडन ने अधीर स्वर में उत्तर दिया। दूसरे पत्र के आने के बाद से मैंने अपनी राय बदल ली है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि पत्र आपको मार्ग बताता है, लेकिन आपको आगे के गंतव्य के बारे में अनभिज्ञ छोड़ देता है,
और हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब जब हम समुद्र में हैं, तो आपको पत्र कैसे मिलेगा? ग्रीनलैंड के तट पर डाक की सेवा के लिए बहुत कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि हमारे सज्जन किसी डैनिश बस्ती में हमारा इंतजार कर रहे हैं, होलस्टीनबर्ग या अपरनाविक में। वह जाहिर तौर पर सीलस्किन का अपना माल पूरा करने, अपनी स्लेज और कुत्ता खरीदने और, संक्षेप में, आर्कटिक समुद्र में यात्रा के लिए आवश्यक सभी उपकरण इकट्ठा करने के लिए वहां गए हैं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर वह इन खूबसूरत सुबहों में से किसी एक को अपने केबिन से बाहर आए और जहाज को किसी भी तरह से नियंत्रित करना शुरू कर दे, लेकिन अलौकिक तरीके से नहीं। ये संभव है, शैंडन ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया, परंतु इस बीच हवा तेज हो रही है, और मैं ऐसे मौसम में अपने वीर पालों को जोखिम में नहीं डाल सकता। शैंडन ने डॉक्टर को छोड़ दिया और टॉपसेल्स को रीफ करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने नाविक से कहा, वह इसे दिल से लेता है। हाँ, उत्तर दिया, और यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप सही हो सकते हैं, मिस्टर क्लोबोनी। शनिवार की शाम को फॉरवर्ड ने मॉल ऑफ गैलोवे को दोगुना कर दिया, जिसका लाइटहाउस उत्तर पूर्व में चमक रहा था। रात के दौरान उन्होंने मॉल ऑफ कैंटाया को उत्तर की ओर और केप फेयर को आयरलैंड के तट पर पूर्व की ओर छोड़ दिया। सुबह के करीब 3 बजे ब्रिगेड ने अपने स्टाबोर्ड की ओर से रेथलिन द्वीप को छोड़ दिया, उत्तरी चैनल द्वारा समुद्र में उतर गया। ये रविवार 8 अप्रैल था, और डॉक्टर ने इकट्ठे हुए नाविकों को बाइबल के कुछ अध्याय पढ़े। फिर हवा एक पूर्ण तूफान बन गई, और ब्रिगेड को आयरिश तट पर फेंकने की ओर अग्रसर हुई। वो हिलती, लुढ़कती और उछलती रही, और अगर डॉक्टर को समुद्री बीमारी नहीं हुई तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बीमार नहीं होना चाहता था, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं था। दोपहर में केप मालिनहेड दक्षिण की ओर गायब हो गया। यह आखिरी यूरोपीय भूमि थी जिसे इन साहसी नाविकों ने देखा था, और एक से अधिक लोगों ने इसे नज़रों से ओझल देखा, जिसे फिर कभी न देखने की नियति थी। वे उस समय ग्रीनविच मध्याह्न रेखा पर 55 डिग्री 57 अक्षांश और 7 डिग्री 40 देशांतर पर थे। शाम को 9 बजे के करीब तूफान थम गया। एक अच्छे नाविक की तरह फॉरवर्ड ने उत्तर पश्चिम की ओर अपना रास्ता बनाए रखा। दिन के दौरान अपने व्यवहार से उसने दिखाया कि उसकी नौकायन क्षमताएं क्या थीं, और जैसा कि लिवरपूल के पारखी लोगों ने टिप्पणी की थी, वह सबसे बढ़कर एक नौकायन जहाज थी। अगले दिनों फॉरवर्ड ने तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर रुख किया। हवा दक्षिण की ओर मुड़ गई, और समुद्र में जबरदस्त उछाल आया। तब ब्रेग पूरी पाल के साथ चल रहा था। कुछ पेट्रेल और पफिन पूप के ऊपर से तैरते हुए आए। डॉक्टर ने कुशलता से बाद वाले में से एक को गोली मार दी, और वह सौभाग्य से डेक पर गिर गया। हाँ, पुनः सिम्पसन ने उसे उठाया और उसके मालिक के पास ले आया। उन्होंने कहा, ये बहुत बुरा खेल है, मिस्टर क्लोबोनी। डॉक्टर ने कहा, इसके विपरीत, यह एक उत्कृष्ट भोजन बनेगा। तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि तुम वह चीज खाने जा रहे हो। और आप भी, बूढ़े साथी, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। पोह, सिम्पसन ने उत्तर दिया, लेकिन यह अन्य सभी समुद्री पक्षियों की तरह तैलीय और बासी है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने उत्तर दिया, मेरे पास उस शिकार को पकाने का एक अजीब तरीका है, और यदि आप इसे समुद्री पक्षी के रूप में पहचानते हैं तो मैं अपने जीवन में कभी भी किसी को मारने की सहमति नहीं दूंगा। तो फिर क्या आप खाना बनाना जानते हैं? एक विद्वान को हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना, सिम्पसन, नाविक ने कहा। डॉक्टर एक चतुर आदमी है, और वह तुम्हें इस पफिन को ग्रॉस समझने पर मजबूर कर देगा। सच तो यह है कि डॉक्टर ने अपने मुर्गे के बारे में बिल्कुल सही कहा था। उसने सारी चर्बी हटा दी, जो त्वचा के नीचे, खास तौर पर जांघों पर होती है, और इसके साथ ही मछली का बासीपन और स्वाद गायब हो गया जो समुद्री पक्षी में बहुत अप्रिय होता है। इस तरह तैयार किए गए पफिन को उत्कृष्ट घोषित किया गया, और सिम्पसन ने इसे सबसे पहले स्वीकार किया। पिछले तूफान के दौरान रिचर्ड शेंडन अपने चालक दल के गुणों का आकलन करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर बारीकी से नजर रखी थी, और जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए। जेम्स वॉल रिचर्ड के प्रति समर्पित था, उसे जल्दी समझ लेता था और अच्छी तरह क्रियान्वित करता था, लेकिन वह पहल करने में विफल हो सकता था। उसने उसे तीसरे दर्जे में रखा।
जॉनसन समुद्र से जूझने का आदी था। वह आर्कटिक महासागर में एक पुराना खिलाड़ी था और उसे दुस्साहस या साहस में कुछ सीखने को नहीं था। हापुना, सिम्पसन और बड़ाई बेल पक्के आदमी थे, कर्तव्य और अनुशासन के प्रति वफादार। आइस मास्टर फोकर एक अनुभवी नाविक था और जॉनसन की तरह महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने में सक्षम था। अन्य नाविकों में गैरी और बोल्टन सबसे अच्छे लग रहे थे। बोल्टन एक खुशमिजाज और बातूनी आदमी था। गैरी 35 वर्ष का था, ऊर्जावान चेहरे वाला, लेकिन काफी पीला और उदास दिख रहा था। 3 नाविक, क्लिफ्टन, ग्रिपर और पेन, कम उत्साही और दृढ़ लग रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ा, कोई खतरा नहीं था, तो इन तीनों लोगों पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से खाना चाहिए था, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि वे अपने पेट के हिसाब से चलते थे। हालांकि उन्हें पहले से ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे शराब न पीने के लिए बड़बड़ा रहे थे। अपने खाने के समय उन्हें ब्रांडी और जिन का पछतावा हुआ। हालांकि इससे उन्हें चाय और कॉफी का त्याग नहीं करना पड़ा, जो जहाज पर बेतहाशा दी गई थी। जहां तक 2 इंजीनियरों ब्रंटन और प्लोवर और स्टोकर वॉरेन का सवाल है, उनके पास अभी तक करने के लिए कुछ नहीं था और शेंडन उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं बता सका। 14 अप्रैल को फॉरवर्ड गल्फ स्ट्रीम की विशाल धारा में शामिल हो गया, जो अमेरिका के पूर्वी तट से न्यूफाउंडलैंड तक चढ़ने के बाद नॉर्वे के तट के साथ उत्तर पूर्व की ओर झुकती है। वे तब ग्रीनलैंड के बिंदु से 200 मील की दूरी पर 57 डिग्री 37 अक्षांश और 22 डिग्री 58 देशांतर पर थे। मौसम ठंडा होता गया और थर्मामीटर 32 डिग्री तक गिर गया, यानी हिमांक बिंदु तक। डॉक्टर ने अभी तक आर्कटिक समुद्र के लिए अपने वस्त्र पहनना शुरू नहीं किया था, लेकिन उसने बाकी लोगों की तरह नाविक की पोशाक पहन ली थी। वह अपने टॉप बूटों के साथ एक अजीब दृश्य था, जिसमें उसके पैर गायब हो जाते थे। उसकी विशाल ऑलक्लॉथ टोपी, उसकी जैकेट और पतलून उसी की तरह। जब भारी बारिश या विशाल लहरों से भीग जाता था तो डॉक्टर एक प्रकार के समुद्री जानवर की तरह दिखता था और तुलना पर गर्व करता था। 2 दिनों तक समुद्र बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। हवा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई, जिससे आगे बढ़ने में देरी हुई। 14 से 16 अप्रैल तक समुद्र में बहुत अधिक लहरें उठीं, लेकिन सोमवार को इतनी तेज बारिश हुई कि समुद्र तुरंत शांत हो गया। शेंडन ने इस घटना के बारे में डॉक्टर से बात की। ये वेला स्कोर्सबी की उत्सुक टिप्पणियों की पुष्टि करता है, जिन्होंने इसे एडिनबर्ग की रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा था, जिसका मुझे मानद सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है। आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो लहरें बहुत ऊंची नहीं होती हैं, यहाँ तक कि तेज हवा के प्रभाव में भी, और जब मौसम शुष्क होता है तो समुद्र अधिक उत्तेजित होता है, भले ही हवा कम हो। लेकिन इस घटना का हिसाब कैसे लगाया जाए? बहुत सरलता से, इसका कोई हिसाब नहीं है। तभी बर्फ मास्टर, जो शीर्ष पालों के क्रॉसबारों पर नजर रख रहा था, ने हवा से लगभग 15 मील की दूरी पर स्टारबोर्ड पर एक तैरते हुए पिंड का संकेत दिया। यहाँ एक हिमखंड है, डॉक्टर चिल्लाया। शेंडन ने अपनी दूरबीन को बताई गई दिशा में घुमाया और पायलट की घोषणा की पुष्टि की। ये तो अजीब बात है, डॉक्टर ने कहा। क्या तुम अंततः आश्चर्यचकित हो गए? सेनापति ने हंसते हुए कहा। मुझे आश्चर्य तो हुआ, पर विस्मित नहीं हुआ, डॉक्टर ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्योंकि ग्रीनस्पॉन्ड से पूल का ब्रिगेडियर एन 1813 में उत्तरी अक्षांश के 40वें अंश पर एकदम सही बर्फ के मैदानों में फंसा था और उसके कप्तान डेरनेंट ने उनकी गिनती सैकड़ों में की थी। मैं समझता हूँ कि आप हमें कुछ सिखा सकते हैं, उस विषय पर भी। बहुत कम, क्लोबोनी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बस इतना है कि बर्फ और भी निचले अक्षांशों पर पाई गई है। मुझे ये पहले से ही पता था, डॉक्टर, क्योंकि जब मैं युद्ध जहाज फ्लाई पर केबिन बॉय था। डॉक्टर ने आगे कहा, 1818 में, मार्च के अंत में, लगभग अप्रैल में, आप 42 डिग्री अक्षांश के नीचे तैरते बर्फ के 2 बड़े द्वीपों के बीच से गुजरे। खैर, मैं घोषणा करता हूँ कि तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, शेंडन ने कहा। लेकिन हिमखंड मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि हम 2 डिग्री उत्तर में हैं। डॉक्टर, आप एक कुआं हैं, कमांडर ने उत्तर दिया, और हमें बस पानी की बाल्टियां बनना है।
आप जितना सोच रहे हैं उससे भी पहले आप मुझे सूखा देंगे। और अब शैंडन, अगर हम इस घटना को करीब से देख सकें तो मैं डॉक्टरों में सबसे खुश हो जाऊंगा। ठीक है, जॉनसन, शैंडन ने अपने नाविक को पुकारते हुए कहा। मुझे लगता है कि हवा तेज हो रही है। हाँ, कमांडर, जॉनसन ने उत्तर दिया। हम बहुत कम रास्ता तय कर रहे हैं और डेविस जलदमरुमध्य की धाराएं जल्द ही हमारे विरुद्ध हो जाएंगी। आप सही कह रहे हैं, जॉनसन, और अगर हम 20 अप्रैल को केप फेयरवेल के नज़दीक रहना चाहते हैं तो हमें भाप चालू करनी होगी, नहीं तो हम लेब्राडोर के तट पर फेंक दिए जाएंगे। वॉल, क्या आप आग जलाने का आदेश देंगे? कमांडर के आदेश का पालन किया गया। 1 घंटे बाद स्टीमर ऊपर चढ़ा दिया गया, पल बांध दिए गए और लहरों को काटते हुए स्क्रू ने जहाज को उत्तर पश्चिमी हवा के विपरीत दिशा में आगे भेज दिया। महान ध्रुवीय धारा। कुछ ही समय बाद पक्षियों की उड़ान की संख्या और भी बढ़ गई। उन वीरान इलाकों में रहने वाले पेट्रेल, पफिन और मेट्स ने ग्रीनलैंड के आने का संकेत दिया। फॉरवर्ड तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा था और अपने पीछे काले धुएं की एक लंबी रेखा छोड़ रहा था। मंगलवार 17 अप्रैल को सुबह के लगभग 11 बजे आइस मास्टर ने बर्फ की झलक के पहले दृश्य का संकेत दिया। यह उत्तर पश्चिम में लगभग 20 मील की दूरी पर था। आसपास के आसमान में घने बादलों की मौजूदगी के बावजूद ये चमकदार सफ़ेद पट्टी शानदार ढंग से प्रकाशित हो रही थी। जहाज पर सवार अनुभवी लोग इस घटना के बारे में कोई गलती नहीं कर सकते थे और इसकी सफ़ेदी से घोषणा की झलक एक बड़े बर्फ क्षेत्र के कारण थी, जो दृष्टि से लगभग 30 मील दूर स्थित था और यह चमकदार किरणों के प्रतिबिंब से हुआ था। शाम के समय हवा दक्षिण की ओर मुड़ गई और अनुकूल हो गई। शैंडन ने सभी पाल लगा दिए और अर्थव्यवस्था की खातिर आग को बुझा दिया। फॉरवर्ड अपने टॉपसेल और फोरसेल के तहत केप फेयरवेल की ओर सरक गया। 18 तारीख को 3 बजे वे बर्फ की धारा के पार पहुंचे और एक चमकदार रंग की मोटी सफ़ेद रेखा समुद्र और आकाश की रेखाओं को शानदार ढंग से काट रही थी। ये स्पष्ट रूप से डेविस के जलदमरुमध्य से ज्यादा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से बह रही थी, क्योंकि बर्फ आम तौर पर बफिन के समुद्र के पश्चिमी तट पर रहती है। 1 घंटे बाद फॉरवर्ड बर्फ की धारा के अलग अलग हिस्सों के बीच से गुजरा और सबसे सघन भागों में हिमखंड एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद उफान की हरकतों का पालन कर रहे थे। अगले दिन मास्टरहेड पर मौजूद व्यक्ति ने एक जहाज को संकेत दिया। ये वाल्किरियन एक डेनिश कोरवेट था जो फॉरवर्ड के साथ साथ चल रहा था और न्यूफाउंडलैंड के किनारे की ओर बढ़ रहा था। जलदमरुमध्य की धारा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और शैंडन को ऊपर जाने के लिए पाल लगाना पड़ा। इस समय कमांडर, डॉक्टर जेम्स वॉल और जॉनसन धारा की दिशा और ताकत की जांच करने के लिए पूप पर इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर जानना चाहते थे कि क्या धारा बफिन के समुद्र में भी मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है, शैंडन ने उत्तर दिया, और नौकायन जहाज़ों को इसे रोकने में बहुत परेशानी होती है। वॉल ने कहा, इसके अलावा आप इसे अमेरिका के पूर्वी तट पर और साथ ही ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर भी पा सकते हैं। हाँ, डॉक्टर ने कहा, यही वह बात है जो उत्तर पश्चिमी मार्ग के चाहने वालों को बहुत ही अनोखी वजह देती है। वह धारा लगभग 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है और यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि यह किसी खाड़ी के तल से निकलती है। यह अधिक संभावित है, डॉक्टर शैंडन ने उत्तर दिया, कि यदि यह धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तो हमें बेहरिंग जलदमरुमध्य में एक विपरीत धारा मिलेगी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और वही इस धारा का उद्गम स्थल होगी। इसके अनुसार, डॉक्टर ने उत्तर दिया, हमें ये स्वीकार करना होगा कि अमेरिका ध्रुवीय भूमि से पूरी तरह से असंबद्ध है और प्रशांत महासागर का पानी अमेरिका के तटों के चारों ओर अटलांटिक में बहता है। दूसरी ओर, प्रशांत महासागर के पानी की अधिक ऊंचाई इस अनुमान को जन्म देती है कि वे यूरोपीय समुद्र में गिरते हैं। लेकिन शैंडन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए तथ्य अवश्य होने चाहिए, और यदि कोई है, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमारे विश्वव्यापी जानकार डॉक्टर को उन्हें जानना चाहिए। ठीक है, उपर्युक्त व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, यदि आप इसमें रुचि रखते हैं
तो मैं आपको बता सकता हूं कि डेविस जलदमरुमध्य में घायल व्हेल कुछ समय बाद टाटरी के पड़ोस में पकड़ी गईं, जहां यूरोपीय हार्पून अभी भी उनके पार्श्व में था। और जब तक वे केप हॉर्न या केप ऑफ गुड होप को दोगुना करने में सक्षम नहीं हो जाते, शैंडन ने उत्तर दिया, उन्हें अवश्य ही अमेरिका के 70 तटों का चक्कर लगाना होगा। यही मैं निर्विवाद कहता हूँ, डॉक्टर। हालांकि अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, मेरे प्यारे साथी, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी अन्य तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूँ, जैसे कि बहती हुई लकड़ी जिससे डेविस की जलदमरुमध्य भरी हुई है, लार्च, एस्पेन और अन्य उष्णकटिबंधीय पेड़। अब हम जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम उन लकड़ियों को जलदमरुमध्य में प्रवेश करने से रोकती है। अगर वे इससे बाहर आते हैं तो वे केवल बेहरिंग जलदमरुमध्य से ही अंदर आ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर, और मैं ये भी कहता हूँ कि आपके प्रति अविश्वासी बने रहना कठिन होगा। जॉनसन ने कहा, मेरे सम्मान की शपथ, हमारे विचार विमर्श में मदद करने के लिए कुछ ऐसा है जो ठीक समय पर आ गया है। मुझे दूर से एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिसका आकार निश्चित है। अगर कमांडर इसकी अनुमति दे तो हम इसे खींचकर अंदर ले आएंगे और उससे उसके देश का नाम पूछेंगे। यही है, डॉक्टर ने कहा, नियम के बाद का उदाहरण। शेंडन ने आवश्यक आदेश दिए, ब्रिगेड को लकड़ी के टुकड़े की ओर निर्देशित किया गया, और उसके तुरंत बाद, बिना किसी परेशानी के, चालक दल ने इसे डेक पर चढ़ा दिया। यह महोगनी के पेड़ का तना था, जिसे कीड़ों ने बीच से कुतर दिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति न होती तो ये तैर नहीं पाता। ये शानदार है, डॉक्टर ने उत्साहपूर्वक कहा, क्योंकि अटलांटिक की धाराएं इसे डेविस जलदमरुमध्य तक नहीं ले जा सकी, और चूंकि यह सेप्टेंट्रियन अमेरिका की धाराओं द्वारा ध्रुवीय बेसिन में नहीं बहाया गया है, ये देखते हुए कि यह पेड़ भूमध्य रेखा के नीचे विकसित हुआ है, ये स्पष्ट है कि यह बेहरिंग से एक सीधी रेखा में आता है। और यहाँ देखो, तुम उन समुद्री कीड़ों को देख सकते हो जिन्होंने इसे खाया है, वे एक गर्म देश की प्रजाति के हैं। वॉल ने जवाब दिया, ये स्पष्ट है कि जो लोग प्रसिद्ध अनुच्छेद पर विश्वास नहीं करते, वे गलत हैं। क्यों? सिर्फ यही परिस्थिति उन्हें आश्वस्त कर सकती है, डॉक्टर ने कहा, मैं आपको उस महोगनी की यात्रा का पता बताता हूँ। इसे पनामा या ग्वाटेमाला के इस्तमुस की किसी नदी ने प्रशांत महासागर की ओर बहाया है, वहां से धारा इसे अमेरिकी तट के साथ साथ बेहरिंग जलदमरुमध्य तक खींच लाई है, और सब कुछ होने के बावजूद इसे ध्रुवीय समुद्र में प्रवेश करना पड़ा। यह न तो इतना पुराना है और न ही इतना गीला कि हमें इसके निकलने की कोई हालिया तारीख बताने में डरना पड़े। इसे बफिन की खाड़ी से निकलने वाली जलदमरुमध्य की उस लंबी श्रृंखला में बाधाओं को पार करने का सौभाग्य मिला है, और डेविस जलदमरुमध्य से आने वाली उत्तरी धारा द्वारा जल्दी से पकड़ लिया गया और फॉरवर्ड द्वारा बंदी बना लिया गया, जिससे डॉक्टर क्लोबोनी को बहुत खुशी हुई, जिन्होंने कमांडर से इसका एक नमूना रखने की अनुमति मांगी। ऐसा करो, शेंडन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस तरह के मलबे के अकेले मालिक नहीं होगे। डिस्को द्वीप के डेनिश गवर्नर, डॉक्टर ने आगे कहा, ग्रीनलैंड के तट पर एक महोगनी की मेज है, जो उन्हीं परिस्थितियों में निकाले गए एक ट्रंक से बनी है। मुझे ये पता है, लेकिन मैं उसकी मेज से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि अगर वह परेशानी न होती, तो मेरे पास वहाँ एक पूरे बेडरूम के लिए पर्याप्त भोजन होता। बुधवार से गुरुवार तक रात के दौरान हवा बहुत तेज चलती थी और बहकर आने वाली लकड़ी अक्सर दिखाई देती थी। तट के पास पहुंचना उस समय बहुत खतरनाक था जब हिमखंड बहुत ज्यादा थे। कमांडर ने कुछ पालों को मोड़ दिया और फॉरवर्ड जहाज सिर्फ अपने अगले पाल और अगले मस्तूल के नीचे से निकल गया। थर्मामीटर हिमांक बिंदु से नीचे चला गया। शेंडन ने चालक दल को उपयुक्त कपड़े दिए, एक ऊनी जैकेट और पतलून, एक फलालन शर्ट, वेडमिल स्टॉकिंग्स, वही जो नॉर्वे के ग्रामीण लोग पहनते हैं, और एक जोड़ी पूरी तरह से जलरोधक समुद्री जूते। कप्तान के बारे में, वह अपने प्राकृतिक फर से संतुष्ट था और तापमान में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील दिखाई दिया। निस्संदेह, वो इस तरह के एक से ज्यादा परीक्षणों से गुजरा था, और इसके अलावा एक डैन को मुश्किल होने का कोई अधिकार नहीं था। वो बहुत कम दिखाई देता था, क्योंकि वह जहाज के सबसे अंधेरे हिस्सों में खुद को छिपाए रखता था। शाम के समय कोहरे के बीच से ग्रीनलैंड का तट दिखाई देने लगा।
डॉक्टर ने चश्मा लगाकर एक पल के लिए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से ढकी चोटियों की एक पंक्ति को देखा, लेकिन कोहरा इस दृश्य को तेजी से ढाक रहा था, जैसे नाटक के सबसे दिलचस्प पल में किसी थिएटर का पर्दा गिर रहा हो। 20 अप्रैल की सुबह फॉरवर्ड ने 150 फीट ऊंचे हिमखंड को देखा, जो अनादिकाल से वहां फंसा हुआ था। पिघले हुए बर्फ ने इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला था और इसके अजीबोगरीब आकार को बरकरार रखा था। स्नो ने इसे देखा। जेम्स रॉस ने 1829 में इसका एक सटीक रेखाचित्र लिया और 1851 में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट बेलोट ने इसे प्रिंस एल्बर्ट के डेक से देखा। बेशक डॉक्टर प्रसिद्ध पर्वत की एक स्मृति रखना चाहते थे और उन्होंने इसका एक चतुर रेखाचित्र बनाया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे द्रव्यमान फंसे हुए हैं और जमीन से चिपके हुए हैं, क्योंकि पानी के ऊपर प्रत्येक फुट के लिए उनके नीचे 2 फुट हैं, इसलिए इस एक को लगभग 80 फैदम गहराई मिलती है। आखिरकार दोपहर के समय सिर्फ 12 डिग्री तापमान पर बर्फ और कोहरे से भरे आसमान के नीचे केप फेयरवेल को देखा गया। फॉरवर्ड तय दिन पर पहुंच गया। अगर अज्ञात कप्तान को ऐसे खतरनाक मौसम में आकर अपना स्थान लेने में कोई आपत्ति नहीं होती तो उसे शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर तुम वहां हो, डॉक्टर ने खुद से कहा, इतना प्रसिद्ध और इतना बढ़िया नाम वाला केप। कई लोगों ने इसे पार किया है जैसे हम, लेकिन हमें इसे फिर कभी नहीं देखना था। तो क्या यह अपने यूरोपीय दोस्तों को दी गई एक शाश्वत विदाई है? आप सभी इसे पार कर चुके हैं। फ्रोबिशर, नाइट, बार्लो, वॉन, स्क्रोग्स, बेरेंस, हडसन, ब्लोसविले, फ्रैंकलिन, क्रोजिया, बेलोट कभी भी अपने घरेलू चूल्हे पर वापस नहीं आने वाले, और वह केप वास्तव में आपके लिए विदाई का केप रहा है। ये लगभग वर्ष 970 की बात है जब कुछ नाविकों ने आइसलैंड छोड़ा और ग्रीनलैंड की खोज की। सेबेस्टियन कैबोट ने 1498 में 56 डिग्री अक्षांश तक अपना रास्ता बनाया। गैस्पार्ड और मिशेल कॉट्रेल 1500 और 1502 में 60 डिग्री तक उत्तर की ओर गए, और मार्टिन फ्रोबिशर 1576 में उस खाड़ी तक पहुंचे जिसका नाम उनके नाम पर है। जॉन डेविस को 1585 में स्ट्रेट्स की खोज करने का सम्मान प्राप्त है, और 2 साल बाद तीसरी यात्रा में वह साहसी नाविक और महान वेला ध्रुव से 27 डिग्री पर 60 तीसरे समानांतर तक पहुंच गया। 1596 में बेरेंस, 1602 में वेमाउथ, 1605 और 1607 में जेम्स हॉल, हडसन, जिसका नाम उस विशाल खाड़ी को दिया गया था जो अमेरिका महाद्वीप को इतनी गहराई से खोखला करती है, जेम्स पूल, 1611 में उस उत्तर पश्चिमी मार्ग की खोज में स्ट्रेट में बहुत आगे बढ़ गया जिसके खोज से दोनों दुनियाओं के बीच संचार का मार्ग काफी छोटा हो गया होता। बफिन ने 1616 में उसी समुद्र में लैनकेस्टर के जलडमरूमध्य की खोज की जिसका नाम उसी का है। उसके बाद 1619 में जेम्स मंक और 1719 में नाइट, बार्लो, वॉन और स्क्रॉग्स आए, जिनके बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी गई। 1776 में लेफ्टिनेंट पिकर्सगिल को कैप्टन कुक से मिलने के लिए भेजा गया, जिन्होंने बेहरीन के जलडमरूमध्य तक जाने की कोशिश की थी। इसके बाद कैप्टन जेम्स रॉस आए, जिन्होंने 1818 में बफिन सागर के तटों का चक्कर लगाया और अपने पूर्ववर्तियों की हाइड्रोग्राफिक त्रुटियों को ठीक किया। अंत में 1819 और 1820 में प्रसिद्ध पेरी लैनकेस्टर स्ट्रेट्स से गुजरी और अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद मेलविले द्वीप तक पहुंची और संसद के अधिनियम द्वारा वादा किए गए 5000 पाउंड का पुरस्कार जीता, जो उन अंग्रेज नाविकों को दिया जाता था जो 70वें समानांतर से अधिक अक्षांश पर 117वीं मध्याह्न रेखा तक पहुंचते थे। 1826 में बीचे ने चामिसो द्वीप को छुआ। जेम्स रॉस ने 1829 से 1833 तक प्रिंस रीजेंट स्ट्रेट्स में सर्दियां बिताईं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा चुंबकीय ध्रुव की खोज की। इस दौरान फ्रैंकलिन ने एक स्थलीय मार्ग से मैकेंजी नदी से टर्नगन पॉइंट तक अमेरिका के 7 चौथाई तटों को पार किया। कैप्टन बैक ने 1823 से 1835 तक उनके पदचिन्हों का अनुसरण किया, और ये अन्वेषण 1839 में मैसर्स डीज और सिम्पसन और डॉक्टर राय द्वारा पूरे किए गए। अंत में सर जॉन फ्रैंकलिन ने उत्तर पश्चिमी मार्ग की खोज करने की इच्छा से 1845 में अरेबस और टेरा जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड छोड़ दिया। वो बफिन सागर में घुस गए
और डिस्को द्वीप पार करने के बाद से उनके अभियान के बारे में कोई खबर नहीं सुनी गई थी। उस लापता होने के कारण कई जांच की गई, जिससे मार्ग की खोज हुई और इन ध्रुवीय महाद्वीपों का सर्वेक्षण हुआ जिनकी तटरेखाएं इतनी गहरी थीं। सबसे साहसी अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकी नाविकों ने इन भयानक देशों की ओर यात्राएं की और उनके प्रयासों की बदौलत उस देश के नक्शे, जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल था, लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की सूची में शामिल हो गए। इन देशों का दिलचस्प इतिहास इस तरह डॉक्टर की कल्पना के सामने आया, जब वह रेलिंग पर झुका और अपनी आंखों से ब्रेक द्वारा छोड़े गए लंबे ट्रैक का अनुसरण किया। साहसी नाविकों के विचार उसके दिमाग पर हावी हो गए और उसे लगा कि वह हिमखंडों के जमे हुए मेहराबों के नीचे उन लोगों की पीली आत्माएं देख सकता है जो अब नहीं रहे। 7. डेविस जलडमरू मध्य। उस दिन फॉरवर्ड ने आधी टूटी हुई बर्फ के बीच एक आसान रास्ता बना लिया। हवा अच्छी थी, लेकिन तापमान बहुत कम था। बर्फ के मैदानों में बहने वाली हवा की धाराएं अपने साथ तीखी ठंड लेकर आई थीं। रात को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। तैरते हुए हिमखंड उस संकरे दर्रे में एक साथ आ गए। अक्सर क्षितिज पर एक साथ 100 गिने जाते थे। वे पीसने वाली लहरों और वसंत ऋतु के प्रभाव के नीचे ऊंचे तटों से टूटकर गिरते थे, ताकि जाकर पिघल जाएं या समुद्र की गहराई में समा जाएं। लकड़ी के लंबे बेड़े, जिनसे टकराव से बचना जरूरी था, चालक दल को सतर्क रखते थे। कोई का घोंसला मिज़ेनमास्ट पर अपनी जगह पर रखा गया था। इसमें एक पीपा था, जिसमें बर्फ का मालिक आंशिक रूप से छिपा रहता था। अपवर्तन के कारण 31 जनवरी से सूर्य फिर से दिखाई देने लगा था और क्षितिज से ऊपर और ऊपर होता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन बर्फ के कारण दृश्य बाधित हो रहा था, और यदि यह पूर्ण अंधकार का कारण नहीं बन रहा था, तो भी नेविगेशन को कष्टदायक बना रहा था। 21 अप्रैल को डेसोलेशन केप घने कोहरे के बीच में दिखाई दिया। चालक दल के सदस्य अपनी ऊर्जा पर लगातार दबाव के कारण थक चुके थे, जो तब से आवश्यक हो गया था जब से वे हिमखंडों के बीच में आए थे। नाविकों को 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला था। ढेर लगे हुए ब्लॉकों को काटने के लिए जल्द ही भाप का सहारा लेना आवश्यक हो गया। डॉक्टर और जॉनसन स्टर्न पर एक साथ बात कर रहे थे, जबकि शेंडन अपने केबिन में कुछ घंटों की नींद ले रहा था। क्लोबोनी बूढ़े नाविक से जानकारी प्राप्त कर रहा था, जिसकी कई यात्राओं ने उसे एक दिलचस्प और समझदारी भरी शिक्षा दी थी। डॉक्टर को उससे बहुत दोस्ती महसूस हुई और नाविक ने उसे ब्याज सहित चुकाया। जॉनसन कहा करते थे, देखिए मिस्टर क्लोबोनी, ये देश बाकी सभी देशों जैसा नहीं है। वे इसे ग्रीनलैंड कहते हैं, लेकिन साल में बहुत कम सप्ताह ऐसे होते हैं जब यह अपने नाम को सही साबित करता है। डॉक्टर ने कहा, कौन जानता है कि 10वीं सदी में इस भूमि ने अपने नाम को सार्थक नहीं बनाया था। हमारे ग्रह पर इस तरह की 1 से अधिक क्रांतियां हुई हैं, और मैं आपको ये बताकर आश्चर्यचकित कर दूंगा कि आइसलैंडिक इतिहास के अनुसार लगभग 8 या 900 साल पहले इस महाद्वीप पर 2000 गांव फले फूले थे। आप मुझे इतना आश्चर्यचकित कर देंगे, मिस्टर क्लोबोनी, कि मुझे आपकी बात पर विश्वास करने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि यह एक दुखी देश है। ये चाहे कितना भी दयनीय क्यों न हो, यह अभी भी अपने निवासियों और यहाँ तक कि सभ्य यूरोपीय लोगों के लिए पर्याप्त आश्रय प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने डिस्को और अपरनाविक में ऐसे लोगों से मुलाकात की जो इस तरह के मौसम में रहने के लिए सहमत थे, लेकिन इस मामले पर मेरा विचार ये था कि वे मजबूरी में वहाँ रह रहे थे, अपनी पसंद से नहीं। मैं कह सकता हूँ कि आप सही हैं, हालांकि लोग हर चीज़ के आदी हो जाते हैं, और ग्रीनलैंड के लोग मुझे हमारे बड़े शहरों के कामगारों की तरह बदकिस्मत नहीं लगते। वे बदकिस्मत हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से दुखी नहीं हैं। मैं दुखी कहता हूँ, लेकिन ये शब्द मेरे विचार का अनुवाद नहीं करता, क्योंकि अगर इन लोगों के पास समशीतोष्ण देशों के आराम नहीं हैं, तो वे कठोर जलवायु के लिए बने हैं और उसमें ऐसे सुख पाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग न्यायपूर्ण है। कई यात्राओं ने मुझे इन तटों पर लाया है, और इन दयनीय एकांतों को देखकर मेरा दिल हमेशा सिकुड़ जाता है, लेकिन उन्हें इनके प्रोमोंटरी और खाड़ियों को और अधिक आकर्षक नामों से खुश करना चाहिए था, क्योंकि फेयरवेल केप और डेसोलेशन केप नाविकों को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। मैंने भी यही कहा है, डॉक्टर ने जवाब दिया,
लेकिन इन नामों में भौगोलिक रुचि है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वे उन लोगों के कारनामों का वर्णन करते हैं जिन्होंने उन्हें ये नाम दिए। डेविस, बफिन, हडसन, रॉस पेरी, फ्रैंकलिन और बेलोट के नामों के बाद अगर मैं केप डेसोलेशन से मिलता हूं तो मुझे जल्द ही मसी बे मिल जाएगा। केप प्रोविडेंस पोर्ट एंग्जाइटी का साथी है। रिपल्शन बे मुझे केप ईडन वापस लाता है और टर्नगन पॉइंट को छोड़कर मैं राफ्यूज बे में शरण लेता हूँ। वहाँ मेरी आंखों के सामने खतरों, दुर्भाग्य, बाधाओं, सफलताओं, निराशाओं और समस्याओं का एक निरंतर सिलसिला है जो मेरे देश के महान नामों के साथ मिला हुआ है, और पुराने जमाने के पदकों की एक श्रृंखला की तरह वह नामकरण मेरे दिमाग में इन समुद्रों के पूरे इतिहास को फिर से दर्शाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर क्लोबोनी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी यात्रा में हमें निराशा के स्थानों की तुलना में सफलता के स्थान अधिक मिलेंगे। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है जॉनसन, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या चालक दल अपने भय से थोड़ा उबर पाया है? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन जब से हम जलडमरू मध्य में पहुँचे हैं, वे उस शानदार कप्तान के बारे में बात करने लगे हैं। उनमें से एक से अधिक लोगों को उम्मीद थी कि वो ग्रीनलैंड के छोर पर दिखाई देगा, लेकिन आपके और मेरे बीच, डॉक्टर, क्या यह आपको भी थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं करता? ये वास्तव में है, जॉनसन। क्या आप कैप्टन के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? बेशक मैं, लेकिन उसके इस तरह से व्यवहार करने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर मुझे वास्तव में आपको अपने विचार बताने ही हैं, जॉनसन, तो मेरा मानना है कि कप्तान ने चालक दल को इतना दूर ले जाने की कोशिश की थी कि वे वापस न आ सकें। अब अगर वह जहाज पर होता जब हम रवाना हुए थे तो वे सभी हमारी मंजिल जानना चाहते थे, और शायद वह शर्मिंदा हो जाता। आखिर ऐसा क्यों? मान लीजिए कि वह कोई अलौकिक उद्यम करने की कोशिश करना चाहता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जहां दूसरे कभी नहीं पहुंच पाए, तो क्या आपको लगता है कि अगर चालक दल को ये पता होता तो वे कभी भर्ती होते? वैसे भी इतनी दूर पहुंचने के बाद आगे जाना जरूरी हो जाता है। ये बहुत संभव है, मी क्लोबोनी। मैंने एक से ज्यादा साहसी लोगों को जाना है जिनका नाम ही उनके लिए खौफनाक था और जिन्हें अपने खतरनाक अभियानों में साथ देने के लिए कभी कोई नहीं मिला। डॉक्टर ने जोखिम उठाते हुए कहा, सिवाय मेरे। और मैं, तुम्हारे बाद, जॉनसन ने उत्तर दिया, और तुम्हारा अनुसरण करूंगा। मैं ये पुष्टि करने का साहस कर सकता हूँ कि हमारे कप्तान ऐसे साहसी लोगों में से हैं। कोई बात नहीं, हम जल्द ही देखेंगे। मुझे लगता है कि अज्ञात व्यक्ति अपरनाविक या मेलविले खाड़ी के तट से जहाज पर कप्तान के रूप में आएगा और हमें अंत में बताएगा कि जहाज को कहाँ ले जाना उसकी इच्छा है। मैं भी आपकी राय से सहमत हूँ, जॉनसन, लेकिन मेलविल खाड़ी तक पहुँचना मुश्किल होगा। देखो कैसे हिमखंड हमें हर जगह से घेर लेते हैं। वे मुश्किल से ही आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता छोड़ते हैं। बस वहाँ के विशाल मैदान का निरीक्षण करो। वीर शिकारी इसे हमारी भाषा में बर्फ क्षेत्र कहते हैं, अर्थात बर्फ की एक सतत सतह जिसकी सीमाओं को महसूस नहीं किया जा सकता। और उस तरफ वह टूटा हुआ मैदान, बर्फ के वे लंबे टुकड़े जो कमोबेश किनारों पर जुड़े हुए हैं। यह एक पैक है। यदि इसका आकार गोलाकार होता तो हम इसे पैच कहते, और यदि इसका आकार लंबा होता तो इसे धारा कहते। और वहाँ वे तैरते हुए हिमखंड, वे बहते हुए बर्फ हैं। अगर वे थोड़े और ऊंचे होते तो वे हिमखंड या पहाड़ होते। जहाज़ों के साथ उनका संपर्क खतरनाक है और उन्हें सावधानी से टाला जाना चाहिए। यहाँ वहाँ देखो, उस बर्फ के मैदान पर हिमखंडों के दबाव से एक उभार बना हुआ है। हम उसे एक टीला कहते हैं। अगर वो उभार अपने आधार तक डूबा हुआ था तो हमें उसे बछड़ा कहना चाहिए। उन्हें पहचानने के लिए उन सभी रूपों को नाम देना बहुत जरूरी था। ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य है। डॉक्टर ने बोरियल समुद्र के चमत्कारों पर विचार करते हुए कहा, ऐसी तस्वीरों में कल्पना के लिए बहुत जगह है। हाँ, जॉनसन ने जवाब दिया, बर्फ अक्सर विचित्र आकार ले लेती है और हमारे लोग अपनी धारणाओं के अनुसार उन्हें समझाने में पीछे नहीं रहते। क्या बर्फ के टुकड़ों का ये संयोजन सराहनीय नहीं है? क्या ये किसी विदेशी शहर, किसी पूर्वी शहर जैसा नहीं लगता, जहां चांद की हल्की रोशनी में मीनारें और मस्जिदें हैं? आगे चलकर गॉथिक तहखानों की एक लंबी श्रृंखला है,
जो हेनरी द सेवेंथ के चैपल या संसद भवन की याद दिलाती है। वे घर और कस्बे होंगे जिनमें रहना बहुत खतरनाक होगा और हमें उनके बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। उनमें से कुछ मीनारें अपने आधार पर डगमगाती हैं और उनमें से सबसे छोटी मीनार भी फॉरवर्ड जैसे जहाज को कुचल देगी। और फिर भी नाविकों ने इन समुद्रों में जाने की हिम्मत की, इससे पहले कि उनके पास भाप हो। इन हिलती चट्टानों के बीच एक नौकायन जहाज को कैसे चलाया जा सकता है? फिर भी ये पूरा हो गया है, मी क्लोबोनी। जब हवा विपरीत हो गई, और ऐसा मेरे साथ एक से अधिक बार हुआ है, हमने चुपचाप उन ब्लॉकों में से एक पर लंगर डाला और हम कमोबेश उसके साथ बहते रहे और फिर से पाल स्थापित करने के लिए अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा की। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की यात्रा के लिए महीनों की आवश्यकता होती है, जबकि थोड़ी अच्छी किस्मत के साथ हमें केवल कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तापमान कम होने की प्रवृत्ति है। जॉनसन ने जवाब दिया, ये दुख की बात होगी, क्योंकि इन द्रव्यमानों को तोड़ने और उन्हें अटलांटिक में भगाने के लिए पिघलना आवश्यक है। इसके अलावा डेविस के जलदमरुमध्य में वे अधिक संख्या में हैं, क्योंकि कैप्स वालसिंघम और होल्स्टीनबोर्ग के बीच समुद्र संकरा हो जाता है। लेकिन 67वें डिग्री के दूसरी ओर हम मई और जून के महीनों के दौरान समुद्र को अधिक नौगम्य पाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें दूसरी तरफ जाना होगा। हाँ, हमें वहाँ अवश्य पहुँचना चाहिए, मी क्लोबोनी। जून और जुलाई में हमें वेल्स की तरह एक खुला रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था, लेकिन हमारे आदेश सटीक थे, हमें अप्रैल में यहाँ पहुँचना था। अगर हमारे कप्तान के पास हमें इतनी जल्दी यहाँ लाने के कोई कारण नहीं है, तो मैं बहुत गलत हूँ। डॉक्टर का ये कहना सही था कि तापमान कम हो रहा था। दोपहर के समय थर्मामीटर केवल 6 डिग्री दिखा रहा था और उत्तर पश्चिमी हवा चल रही थी, जिसने हालांकि आसमान को साफ कर दिया था, लेकिन बर्फ के तैरते हुए पिंडों को आगे की ओर लाने में धारा की मदद की। उनमें से सभी ने एक ही आवेग का पालन नहीं किया, और कुछ सबसे ऊंचे पिंडों को विपरीत दिशा में बहते हुए देखना असामान्य नहीं था, जो एक अंतर्धारा द्वारा अपने आधार पर पकड़े गए थे। इस तरह के नौवहन की कठिनाइयों को समझना आसान है। इंजीनियरों को 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला। इंजनों को डेक से लीवर के माध्यम से चलाया जाता था, जो निगरानी करने वाले अधिकारियों के आदेश के अनुसार उन्हें खोलते, रोकते और उल्टते थे। कभी कभी ब्रिगेड को बर्फ के मैदानों में एक छेद से जल्दी से गुजरना पड़ता था, कभी कभी किसी हिमखंड की तेजी से संघर्ष करना पड़ता था जो एकमात्र व्यावहारिक मार्ग को बंद करने की धमकी देता था, या फिर अचानक कोई ब्लॉक गिर जाता था, जिससे ब्रिगेड को जल्दी से पीछे हटना पड़ता था ताकि वह टुकड़ों में न टूट जाए। बर्फ का ये ढेर उत्तरी धारा द्वारा बहकर, टूटकर और मिलकर मार्ग को कुचल देता था, और अगर ठंड से जकड़ जाता तो आगे के मार्ग के लिए एक दुर्गम अवरोध पैदा कर देता। इन तटों पर असंख्य पक्षी पाए जाते थे। पेट्रेल और अन्य समुद्री पक्षी यहाँ वहाँ गगनभेदी चीखें मारते हुए उड़ते थे। उनमें बड़ी संख्या में बड़े सिर वाले, छोटी गर्दन वाले समुद्री गूल भी थे। वे अपने लंबे पंख फैलाते थे और तूफान से उड़ती बर्फ का सामना करते हुए खेलते थे। पंख वाले इस समूह की इस जीवंतता ने परिदृश्य को और अधिक जीवंत बना दिया। लकड़ी के कई टुकड़े शोर के साथ टकराते हुए हवा में तैर रहे थे। कुछ विशालकाय, फूले हुए सिर वाले शार्क जहाज के पास आ रहे थे, लेकिन उनका पीछा करने का कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि हॉपुना सिम्पसन उन पर हमला करने के लिए तरस रहा था। शाम के समय कई सील दिखाई दी, नाक पानी से ऊपर, ब्लॉकों के बीच तैरते हुए। 22 तारीख को तापमान फिर से कम हो गया। अनुकूल दर्रों को पकड़ने के लिए अग्रिम जहाज ने पूरी ताकत लगा दी। हवा का रुख निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम की ओर था। सभी पाल मोड़ दिए गए। उस दिन, जो रविवार था, नाविकों के पास करने के लिए बहुत कम काम था। शेंडन द्वारा संचालित दिव्य सेवा के पाठ के बाद चालक दल ने समुद्री पक्षियों का पीछा किया, जिनमें से उन्होंने बड़ी संख्या में पक्षियों को पकड़ा। वे डॉक्टर की विधि के अनुसार उपयुक्त रूप से तैयार थे और अधिकारियों और चालक दल के लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई। दोपहर 3 बजे फॉरवर्ड जहाज थिन डे सेल सुकरटॉप माउंटेन पर पहुंच गया था। समुद्र बहुत तूफानी था। समय समय पर भूरे आसमान से एक विशाल और बेमौसम कोहरा गिरता था,
हालांकि दोपहर के समय एक सटीक अवलोकन किया जा सकता था। जहाज 65 डिग्री 20 अक्षांश और 54 डिग्री 22 देशांतर पर था। अधिक स्वतंत्र और अधिक अनुकूल नौवहन के लिए 2 डिग्री और प्राप्त करना आवश्यक था। अगले 3 दिनों 24, 25 और 26 अप्रैल के दौरान फॉरवर्ड को बर्फ से लगातार संघर्ष करना पड़ा। मशीनों का काम बहुत थका देने वाला हो गया। भाप को तुरंत बंद कर दिया गया या एक पल की सूचना पर फिर से चालू कर दिया गया और इसके वाल्वों से सीटी बजती हुई निकल गई। घने कोहरे के दौरान हिमखंडों के नजदीक आने का पता केवल हिमस्खलन द्वारा उत्पन्न धीमी गड़गड़ाहट से ही चल रहा था। ब्रिगेड तुरंत मुड़ गई। ये ताजे पानी की बर्फ के ढेर से कुचल जाने का जोखिम उठा रही थी, जो अपनी क्रिस्टल पारदर्शिता के लिए उल्लेखनीय थी और चट्टान की तरह कठोर थी। रिचर्ड शेंडन हर दिन कई टन बर्फ लादकर पानी की आपूर्ति पूरी करने से कभी नहीं चूकते थे। डॉक्टर खुद को इन तटों पर अपवर्तन के कारण होने वाले ऑप्टिकल भ्रमों के आदी नहीं बना पाए। कभी कभी एक हिमखंड उन्हें पहुंच के भीतर एक छोटे से सफ़ेद पिंड की तरह दिखाई देता था, जब वह कम से कम 10 या 12 मील की दूरी पर होता था। उन्होंने अपनी दृष्टि को इस विलक्षण घटना के आदी बनाने का प्रयास किया ताकि वह इसकी त्रुटियों को तेजी से ठीक कर सकें। आखिरकार चालक दल के सदस्य बर्फ के मैदानों के किनारे जहाज को खींचने और लंबे लंबे पर्चों की सहायता से इसे सबसे खतरनाक ब्लॉकों से बचाए रखने में अपनी मेहनत से पूरी तरह थक गए। फिर भी फॉरवर्ड को शुक्रवार 27 अप्रैल को ध्रुवीय वृत्त की दुर्गम सीमाओं में रोक दिया गया। 8. क्रू की गपशप। हालांकि फॉरवर्ड ने चालाकी से संकरी गलियों में घुसकर उत्तर की ओर कुछ और मिनट हासिल करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन दुश्मन से बचने के बजाय जल्दी उस पर हमला करना जरूरी हो गया। कई मील तक फैले बर्फ के मैदान करीब आ रहे थे और चूंकि ये हिलते हुए ढेर अक्सर 10 मिलियन टन से अधिक का दबाव दर्शाते हैं, इसलिए उनके आलिंगन से दूर रहना जरूरी था। बर्फ काटने वाली आरी को तुरंत जहाज के अंदरूनी हिस्से में इस तरह से स्थापित किया गया कि उनका तुरंत उपयोग करना आसान हो। चालक दल के एक हिस्से ने दार्शनिक रूप से उनकी कड़ी मेहनत को स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे ने इसकी शिकायत की अगर यह आज्ञा मानने से इनकार नहीं करता। जिस समय उन्होंने उपकरणों की स्थापना में सहायता की, उसी समय गैरी, बोल्टन, पेन और ग्रिपर ने अपनी राय का आदान प्रदान किया। बाय जिंगो, बोल्टन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे मन में यह विचार क्यों आया कि वाटर स्ट्रीट में एक बहुत ही मज़ेदार शराबखाना है जहां एक गिलास जिन और एक बोतल पोर्टर के बीच आराम से रहना संभव है। क्या तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ग्रिपर? सच बताऊं तो, नाविक ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने आमतौर पर खुद को खराब मूड में बताया था, मैं यहाँ इसकी कल्पना नहीं करता। ये बात करने के लिए है, ग्रिपर, ये स्पष्ट है कि डॉक्टर क्लोबोनी जिन बर्फीले शहरों की प्रशंसा करते हैं, उनमें थोड़ी भी जनता नहीं है जहां एक गरीब नाविक आधा पिंट ब्रांडी पा सके। ये तो पक्का है, बोल्टन, और तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पीने लायक कुछ भी नहीं है। उत्तरी समुद्र में रहने वाले लोगों को शराब से वंचित रखना एक अच्छा विचार है। लेकिन आप जानते हैं, गैरी ने कहा, डॉक्टर ने हमें बताया था कि यह हमें इस कवि से बचाने के लिए है। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, गैरी। ये बहुत अच्छा है कि हम इतनी दूर तक बिना ये सोचे आ गए कि शैतान ने जहाँ जाने की ठान ली है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही, पेन ने जवाब दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जिनका स्वाद लगभग भूल गया हूँ, बोल्टन ने कहा, लेकिन याद रखें कि डॉक्टर क्या कहता है। उनके लिए बातचीत करना बहुत बढ़िया है। ये देखना अभी बाकी है कि क्या ये शराब पीकर दुबले पतले होने का बहाना तो नहीं है। ग्रिपर ने कहा, आखिरकार, पेन सही हो सकता है। बोल्टन ने जवाब दिया, उसकी नाक बहुत ज्यादा लाल है। अगर यात्रा के दौरान पेन का रंग थोड़ा फीका पड़ जाए तो उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। नाविक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरी नाक का तुमसे क्या लेना देना है? मेरी नाक को तुम्हारी किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल खुद रखो। अब नाराज मत हो, पेन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नाक इतनी संवेदनशील है। मुझे भी एक गिलास विस्की पसंद है,
खासकर ऐसे तापमान में, लेकिन अगर मुझे पता है कि इससे मुझे फायदा होने के बजाय नुकसान होगा, तो मैं इसे नहीं पीता। आप बिना कुछ लिए रह सकते हैं, स्टोकर वॉरेन ने कहा, लेकिन हर कोई बिना कुछ लिए नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या मतलब है, वॉरेन? गैरी ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि किसी न किसी कारण से जहाज पर आत्माएं हैं, और मैं जानता हूं कि वे बिना आत्मा के जहाज के पिछले हिस्से में नहीं जाती। और तुम्हें ये कैसे पता? गैरी ने पूछा। वॉरेन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, वो तो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे थे। बोल्टन ने कहा, देखिए वॉरेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, गैरी। ठीक है, पेन ने कहा, हम कमांडर से जिनका राशन मांगेंगे, हमने इसे अच्छी तरह से अर्जित किया है और हम देखेंगे कि वह क्या कहता है। गैरी ने उत्तर दिया, यदि मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्यों? पेन और ग्रिपर चिल्लाए, क्योंकि वह मना कर देगा। जब तुम भर्ती हुए थे तो तुम्हें पता था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें तब इस बारे में सोचना चाहिए था। इसके अलावा, बोल्टन ने उत्तर दिया, जिन्होंने गैरी की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि उन्हें उसका चरित्र पसंद था। रिचर्ड शेंडन जहाज पर मास्टर नहीं है, वो हमारी तरह आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वह मालिक नहीं है तो फिर कौन मालिक है? कप्तान, हमेशा वही बदकिस्मत कप्तान, पेन ने कहा। क्या तुम नहीं देखते कि इन बर्फ के टीलों पर कप्तान की उतनी ही कमी है जितनी आम जनता की? ये हमें वह देने से मना करने का एक विनम्र तरीका है जिस पर हमें दावा करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई कप्तान है, बोल्टन ने जवाब दिया, मैं 2 महीने के वेतन पर शर्त लगा सकता हूं कि हम उसे जल्द ही देख लेंगे। पेन ने कहा, मैं कप्तान को अपने मन की बात बताना चाहूंगा। कप्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? एक नए व्यक्ति ने पूछा। ये क्लिफ्टन नामक नाविक था, जो अंधविश्वासी और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। क्या कप्तान के बारे में कुछ नया पता चला है? उसने पूछा। नहीं, सबने एक साथ उत्तर दिया। खैर, मेरा मानना है कि हम उसे एक सुबह उसके केबिन में पाएंगे, और कोई नहीं जान पाएगा कि वो वहां कैसे पहुंचा। चलिए, चलिए, बोल्टन ने जवाब दिया। क्यों, क्लिफ्टन, आप सोच रहे हैं कि वो एक भूत प्रेत है, हाईलैंड्स का एक जंगली बच्चा? जितना चाहो हंस लो, बोल्टन, तुम मेरी राय नहीं बदल पाओगे। हर दिन जब मैं उसके केबिन से गुजरता हूँ तो चाबी के छेद से झांकता हूँ। इनमें से एक सुबह मैं आकर तुम्हें बताऊंगा कि वह कैसा है। क्यों, वो हर किसी की तरह होगा, पेन ने कहा, और अगर वह सोचता है कि वो हमारे साथ जो चाहे कर सकेगा, तो वह खुद को गलत पाएगा, बस इतना ही। बोल्टन ने कहा, पेन अभी तक उसे नहीं जानता है, और वह अभी से उससे झगड़ा करने लगा है। उसे कौन नहीं जानता? क्लिफ्टन ने जानकार भाव से कहा, मुझे नहीं पता कि वह नहीं जानता। ग्रिपर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन हम नहीं करते। खैर, पेन पहले भी उससे झगड़ा कर चुका है। कप्तान के साथ। हाँ, कुत्ता कप्तान, ये सब एक ही है। नाविक एक दूसरे की ओर देखते रहे, कुछ भी कहने से डरते रहे। आदमी हो या कुत्ता, पेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि एक दिन उस जानवर का हिसाब चुकाया जाएगा। आइए, क्लिफ्टन, बोल्टन ने गंभीरता से पूछा, क्या आप यह नहीं कहना चाहते कि आप मानते हैं कि कुत्ता ही असली कप्तान है? वास्तव में मैं करता हूं, क्लिफ्टन ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया। यदि आपने मेरी तरह चीजों पर ध्यान दिया होता, तो आप देख पाते कि यह कितना विचित्र जानवर है। अच्छा, हमें बताओ कि तुमने क्या नोटिस किया है। क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह अधिकार के भाव के साथ पूप पर चलता है, पालों की ओर ऐसे देखता है जैसे कि वह निगरानी कर रहा हो? ये बात सच है, ग्रिपर ने कहा, और एक शाम मैंने उसे पैडल व्हील पर अपने पंजे रखे हुए पाया। बोल्टन ने कहा, आपका यह मतलब नहीं है। और अब तुम क्या सोचते हो कि वह क्या करता है, सिवाय बर्फ के मैदानों पर टहलने के? न तो भालुओं की परवाह करता है, न ही ठंड की। बोल्टन ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है। क्या आपने कभी देखा है कि यह जानवर, एक ईमानदार कुत्ते की तरह, लोगों की संगति की तलाश करता है, रसोई में चुपके से घूमता है,
और जब मिस्टर स्ट्रॉन्ग कमांडर के लिए कुछ अच्छा लेकर जाता है तो उसकी निगाह उस पर होती है। क्या आपने उसे रात में नहीं सुना जब वो जहाज से 2 या 3 मील दूर चला जाता है और इतनी तेज चीखता है कि आपका खून जम जाए? मानो इस तापमान में उस सनसनी को महसूस करना इतना आसान नहीं था। फिर क्या आपने उसे कभी खाते हुए देखा है? वो किसी से कुछ नहीं लेता। उसका खाना हमेशा अछूता रहता है और जब तक कोई गुप्त हाथ उसे जहाज पर नहीं खिलाता, मैं कह सकता हूँ कि वह बिना खाए रहता है, और अगर वह अलौकिक नहीं है तो मैं मूर्ख हूँ। मेरी बात पर यकीन करो, बड़ाई बेल ने कहा, जिसने क्लिफ्टन की सारी बातें सुन ली थीं। अगर ऐसा मामला हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अन्य नाविक चुप हो गए। खैर, किसी भी हालत में फॉरवर्ड कहाँ जा रहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बेल ने जवाब दिया। रिचर्ड शेंडन को बाकी निर्देश समय आने पर मिल जाएंगे। लेकिन किससे? जिससे? हाँ, कैसे? बोल्टन ने दबाव बनाते हुए पूछा। तो अब जवाब दो, बेल। सभी अन्य नाविकों ने कहा। किसने? कैसे? क्यों? मुझे नहीं पता, बड़ाई ने शर्मिंदा होकर कहा। क्यों? कुत्ते कप्तान की कसम, क्लिफ्टन ने आश्चर्य से कहा। वो एक बार पहले ही लिख चुका है, उसे फिर क्यों नहीं लिखना चाहिए? अगर मैं उस जानवर की आधी जानकारी भी जानता तो मुझे एडमिरल्टी का फर्स्ट लॉर्ड होने पर शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। तो फिर आप अपनी राय पर कायम हैं कि कुत्ता ही कप्तान है? हाँ, ठीक है, पेन ने कर्कश आवाज में कहा। अगर वह जानवर कुत्ते की खाल में अपने पैर की उंगलियां नहीं डालना चाहता है तो उसे जल्दी करना होगा और एक आदमी बनना होगा, या अगर मैं उसे नहीं सुलझा पाया तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। किस लिए? गैरी ने पूछा। क्योंकि मैं चुनता हूँ, पेन ने क्रूरता से उत्तर दिया। इसके अलावा ये किसी का भी काम नहीं है। बहुत हो गई बात, मेरे लड़कों, मिस्टर जॉनसन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्योंकि बातचीत गर्मा रही थी। अपना काम शुरू करो और जल्दी से जल्दी अपनी आरी लगाओ। हमें हिमखंड को हटाना होगा। क्या? शुक्रवार को? क्लिफ्टन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। आप देखेंगे कि वह पोलर सर्कल को उतनी आसानी से पार नहीं कर पाएगी जितना आप सोच रहे हैं। पूरे दिन चालक दल के प्रयास लगभग शक्तिहीन रहे। फॉरवर्ड पूरी गति से बर्फ के मैदानों के विपरीत जाकर भी उन्हें अलग नहीं कर सका और उन्हें रात के लिए लंगर डालना पड़ा। शनिवार को पूर्वी हवा के प्रभाव से तापमान फिर से कम हो गया। मौसम साफ हो गया और आंखें दूर के सफेद मैदानों पर घूम सकती थीं, जिन्हें सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब ने चकाचौंध कर दिया था। सुबह 7 बजे थर्मामीटर 0 से 8 डिग्री नीचे था। डॉक्टर को अपने केबिन में चुपचाप रहने और आर्कटिक यात्राओं को फिर से पढ़ने का मन हुआ, लेकिन अपने रिवाज के अनुसार उसने खुद से पूछा कि वह सबसे अप्रिय काम क्या कर सकता था, जिसके लिए उसने तय किया कि वह डेक पर जाए और ऐसे तापमान में काम करने के लिए लोगों की मदद करे। अपने लिए तय किए गए आचरण के अनुसार वह अपने अच्छी तरह से गर्म केबिन से बाहर निकला और जहाज को खींचने में मदद करने आया। उसका चेहरा एक सुखद था, हरे रंग के चश्मे के बावजूद, जिससे उसने अपनी आंखों को परावर्तित किरणों के चुभने से बचाया। अपने भावी अवलोकनों में वे हमेशा बर्फ के चश्मे का उपयोग करने में सावधानी बरतते थे, ताकि नेत्ररोग से बचा जा सके, जो इन उच्च अक्षांशों में बहुत आम है। शाम के समय फॉरवर्ड ने उत्तर की ओर कई मील की दूरी तय की। ये लोगों की सक्रियता और शैंडन के कौशल के कारण संभव हुआ, जिसने उसे हर अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाने में सक्षम बनाया। आधी रात को वह 66वीं समानांतर रेखा से आगे निकल गया और फैदम लाइन में 23 फैदम पानी था। शैंडन ने पाया कि वह उस तट पर था जहां महारानी का जहाज विक्टोरिया टकराया था और वह भूमि 30 मील पूर्व की ओर निकट आ रही थी। लेकिन अब बर्फ के ढेर, जो अब तक स्थिर थे, विभाजित हो गए और हिलने लगे। क्षितिज के हर बिंदु से हिमखंड आते हुए प्रतीत हुए। ब्रिगेड हिलते हुए चट्टानों की एक श्रृंखला में उलझी हुई थी, जिसकी कुचलने वाली शक्ति का विरोध करना असंभव था। आगे बढ़ना इतना कठिन हो गया कि गैरी, जो सबसे अच्छा कर्णधार था, ने पहिया संभाल लिया। पहाड़ों में ब्रिगेड के पीछे बंद होने की प्रवृत्ति थी। तब तैरती हुई बर्फ को काटना आवश्यक हो गया और विवेक के साथ साथ कर्तव्य ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया।
शेंडन को इस तरह के बदलते बिंदुओं के बीच जहाज की दिशा निर्धारित करने में जो असंभवता मिली, उससे कठिनाइयां और भी बढ़ गईं, जो एक भी ठोस परिप्रेक्ष्य प्रदान किए बिना आगे बढ़ते रहे। चालक दल को 2 टैक, लारबोर्ड और स्टारबोर्ड में विभाजित किया गया था, प्रत्येक एक लोहे की नोक के साथ एक लंबे बसेरा से लैस 2 खतरनाक ब्लॉकों को पीछे धकेल दिया। जल्द ही फॉरवर्ड 2 ऊंचे ब्लॉकों के बीच एक ऐसे संकरे रास्ते में घुस गया, जहां उसके यार्ड के छोर दीवारों से टकरा रहे थे, जो चट्टान की तरह सख्त थे। धीरे धीरे वह बर्फ के भंवरों से भरी एक घुमावदार घाटी के बीच में फंस गया, जबकि तैरती हुई बर्फ भयावह चटकने के साथ टूट रही थी और फट रही थी। लेकिन जल्द ही यह निश्चित हो गया कि इस नाले से कोई निकास नहीं था। चैनल में फंसा एक बहुत बड़ा ब्लॉक तेजी से फॉरवर्ड की ओर बढ़ रहा था। इससे बचना असंभव लग रहा था, और पहले से ही अवरुद्ध सड़क से पीछे हटना भी उतना ही असंभव था। शेंडन और जॉनसन नाव के अगले हिस्से पर खड़े होकर स्थिति पर विचार कर रहे थे। शेंडन अपने दाहिने हाथ से उस दिशा की ओर इशारा कर रहा था जिस दिशा में पतवार चलाने वाले को जाना था, और अपने बाएं हाथ से इंजीनियर के पास तैनात जेम्स वॉल को मशीन के संचालन के लिए अपने आदेश दे रहा था। इसका अंत कैसे होगा? जॉनसन के डॉक्टर ने पूछा। जैसा भगवान को अच्छा लगे, नाविक ने उत्तर दिया। बर्फ का वह टुकड़ा, जो कम से कम 100 फुट ऊंचा था, फॉरवर्ड से केवल एक केबल की दूरी पर था, तथा उसके नीचे दबने की धमकी दे रहा था। लानत है किस्मत पर, पेन ने डरकर कसम खाते हुए कहा। शांत रहो, एक आवाज गूंजी जिसे तूफान के बीच में पहचानना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक स्वयं ही ब्रेग पर गिर रहा था। एक क्षण के लिए अवर्णनीय पीड़ा हुई। लोगों ने अपनी लाठियां छोड़ दी और शेंडन के आदेश के बावजूद जहाज के पिछले हिस्से की ओर एकत्रित हो गए। अचानक एक भयावह ध्वनि सुनाई दी। एक असली जलप्रपात डेक पर गिरा, जिसे एक विशाल लहर ने ऊपर उठाया। चालक दल से एक डरावनी चीख निकली, जबकि गहरी पतवार पर भयावह बोझ के बावजूद फॉरवर्ड को एक सीधी रेखा में पकड़े हुए था। जब उनकी भयभीत निगाहें बर्फ के पहाड़ की ओर गईं तो वह गायब हो गया था, दर्रा मुक्त था, और आगे एक लंबी चैनल पर सूरज की तिरछी किरणों से रोशन ब्रिगेड को उसके ट्रैक का पीछा करने की अनुमति दी। ठीक है, मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने कहा, क्या आप मुझे इस घटना का कारण समझा सकते हैं? ये बहुत सरल है, डॉक्टर ने उत्तर दिया, और अक्सर ऐसा होता है। जब पिघले हुए पानी के कारण ये तैरते हुए पिंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वे अपना संतुलन बनाए रखते हुए अलग अलग तैरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहां पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है, उनका आधार अन्य हिमखंडों से टकराने से हिलता है, पिघलने और कमजोर होने लगता है। तब ऐसा होता है कि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र विस्थापित हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से वे पलट जाते हैं। लेकिन अगर वह 2 मिनट बाद पलटता तो ये हमारे जहाज को टुकड़े टुकड़े कर देता। IX समाचार। ध्रुवीय वृत्त आखिरकार साफ हो गया। 30 अप्रैल को दोपहर के समय फॉरवर्ड होलस्टीनबोर्ग के बराबर से गुजरा। पूर्वी क्षितिज पर खूबसूरत पहाड़ उभरे हुए थे। समुद्र लगभग हिमखंडों से मुक्त लग रहा था, और जो थोड़े बहुत हिमखंड थे, उनसे आसानी से बचा जा सकता था। हवा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गई, और ब्रेग अपने मिज़ेन सेल, ब्रिगेंटाइन टॉपसेल और अपने टॉपगैलेंट पाल के साथ बफिन के समुद्र में चला गया। यह विशेष रूप से शांत दिन था, और चालक दल थोड़ा आराम करने में सक्षम था। कई पक्षी जहाज के चारों ओर तैर रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। दूसरों के बीच डॉक्टर ने कुछ अलका अल्लाह को देखा, जो बहुत हद तक चील की तरह थे, जिनकी गर्दन, पंख और पीठ काली थी और छाती सफ़ेद थी। वे जीवंतता के साथ गोते लगा रहे थे, और उनका डूबना अक्सर 40 सेकंड तक रहता था। ये दिन उल्लेखनीय नहीं होता यदि जहाज पर निम्नलिखित घटना, चाहे वह कितनी भी असाधारण क्यों न लगती हो, न घटी होती। सुबह 6 बजे रिचर्ड शेंडन छुट्टी मिलने के बाद अपने केबिन में वापस आए तो उन्होंने मेज पर एक पत्र पाया जिस पर यह पता लिखा था। कमांडर को, रिचर्ड शेंडन, फॉरवर्ड, जहाज पर सवार होकर बाफिन सागर। शेंडन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और इस तरह के अजीब पत्र को पढ़ने से पहले उसने डॉक्टर जेम्स वॉल और जॉनसन को बुलाया और उन्हें पत्र दिखाया।
जॉनसन ने कहा, ये बहुत अजीब बात है। ये बहुत आनंददायक है। डॉक्टर ने सोचा। आखिरकार शेंडन चिल्लाया, हमें रहस्य पता चल जाएगा। उसने जल्दी से लिफाफा फाड़ा और निम्नलिखित पढ़ा। कमांडर, फॉरवर्ड का कप्तान आपके लोगों, आपके अधिकारियों और आपने हाल के अवसरों पर जो धैर्य, कौशल और साहस दिखाया है उससे प्रसन्न है और आपसे चालक दल के प्रति अपनी कृतज्ञता का सबूत देने की विनती करता है। कृपया मेलविले खाड़ी की ओर उत्तर दिशा की ओर चलें और वहां से स्मिथ जल्द मरुमध्य में घुसने का प्रयास करें। फॉरवर्ड के कप्तान केजेड, सोमवार 30 अप्रैल, केप वालसिंघम के बराबर में। बस इतना ही, डॉक्टर चिल्लाया। बस इतना ही, शेंडन ने उत्तर दिया और पत्र उसके हाथों से गिर गया। ठीक है, वॉल ने कहा, ये काल्पनिक कप्तान जहाज पर आने का जिक्र तक नहीं करता, इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि वह कभी नहीं आएगा। लेकिन ये पत्र यहाँ कैसे पहुंचा? जॉनसन ने कहा। शेंडन चुप था। मिस्टर वॉल सही कह रहे हैं, डॉक्टर ने पत्र उठाकर उसे हर दिशा में पलटने के बाद कहा, कप्तान एक बहुत अच्छे कारण से जहाज पर नहीं आएगा। और वह क्या है? शेंडन ने जल्दी से पूछा। क्योंकि वह पहले से ही यहाँ है, डॉक्टर ने सरलता से उत्तर दिया। पहले ही, शेंडन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यदि ऐसा नहीं है तो आप इस पत्र के आने की व्याख्या कैसे करेंगे? जॉनसन ने स्वीकृति के संकेत में अपना सिर हिलाया। ये संभव नहीं है, शेंडन ने जोश से कहा। मैं चालक दल के हर आदमी को जानता हूँ। उस स्थिति में हमें यह मानना होगा कि कप्तान तब से हमारे साथ है जब से हमने यात्रा शुरू की है। ये संभव नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैंने लिवरपूल में 2 साल से अधिक समय से नहीं देखा हो। डॉक्टर, आपकी धारणा अस्वीकार्य है। तो फिर आप क्या मानते हैं, शेंडन? सब कुछ, लेकिन वह नहीं। मैं मानता हूं कि कप्तान या उसके किसी आदमी ने जहाज पर चढ़ने के लिए अंधेरे, कोहरे या किसी और चीज का फायदा उठाया है। हम जमीन से ज्यादा दूर नहीं हैं। वहाँ एस्किमो कायाक हैं जो हिमखंडों के बीच से गुजरते हैं। हो सकता है कि कोई जहाज पर आया हो और पत्र छोड़ गया हो। कोहरा इतना घना था कि उनकी योजना सफल हो गई और उन्हें ब्रेग को देखने से रोकने के लिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, यदि हम जहाज पर एक घुसपैठिए को फिसलते हुए नहीं देख पाए तो वह कोहरे के बीच फॉरवर्ड को कैसे खोज सकता था? जॉनसन ने कहा, ये स्पष्ट है। तो फिर मैं अपनी पहली परिकल्पना पर वापस आता हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, शेंडन? मैं वही सोचता हूँ जो आप चाहें, शेंडन ने उग्रता से उत्तर दिया, सिवाय इसके कि मान ले कि यह आदमी मेरे जहाज पर है। शायद, वॉल ने कहा, चालक दल में उसका कोई आदमी हो जिसने उससे निर्देश प्राप्त किए हों। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत संभव है। लेकिन कौन सा आदमी? शेंडन ने पूछा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने सभी आदमियों को बहुत समय से जानता हूँ। खैर, जॉनसन ने जवाब दिया, अगर यह कप्तान सामने आता है, चाहे वह इंसान हो या शैतान, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन इस पत्र से हमें एक और जानकारी मिली है। वह क्या है? शेंडन ने पूछा। क्यों? हमें न केवल मेलविले खाड़ी की ओर बल्कि पुनः स्मिथ जल्द मरुमध्य की ओर भी अपना मार्ग बनाना है। आप सही हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। स्मिथ स्ट्रेट्स? शेंडन ने यंत्रवत पूछा। जॉनसन ने जवाब दिया, ये स्पष्ट है कि फॉरवर्ड का गंतव्य उत्तर पश्चिम मार्ग की तलाश नहीं है, क्योंकि हम अपनी बाईं ओर एकमात्र ट्रैक छोड़ देंगे जो उस तक जाता है, यानी लंकास्टर स्ट्रेट्स। यही वह है जो हमें अज्ञात समुद्रों में कठिन नेविगेशन का पूर्वाभास देता है। हाँ, स्मिथ स्ट्रेट्स, शेंडन ने उत्तर दिया, यही वह मार्ग है जिस पर अमेरिकी केन ने 1853 में यात्रा की थी, और वह भी कितने खतरों की कीमत पर। लंबे समय तक लोगों को लगा कि वो उन भयानक अक्षांशों में खो गया है। हालांकि हमें जाना ही है तो जाना ही है, लेकिन कहाँ, कितनी दूर? ध्रुव तक। और क्यों नहीं? डॉक्टर चिल्लाया। इस तरह के पागलपन भरे प्रयास के विचार से ही नाविक ने अपने कंधे उचका दिए। आखिरकार जेम्स वॉल ने फिर कहा, अगर कप्तान मौजूद है तो मैं ग्रीनलैंड के तट पर डिस्को या अपर नाविक को छोड़कर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं देखता जहां वह हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि हम किस पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन शेंडन के डॉक्टर ने पूछा,
क्या आप उस पत्र की विषय वस्तु चालक दल को नहीं बताएंगे? जॉनसन ने जवाब दिया, कमांडर की अनुमति से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और ऐसा क्यों? शेंडन ने पूछा। क्योंकि यह सारा रहस्य लोगों को हतोत्साहित करता है। वे पहले से ही हमारे अभियान के भाग्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, और यदि इसका अलौकिक पक्ष बढ़ जाता है तो ये बहुत गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, और एक महत्वपूर्ण क्षण में हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमांडर? और आप, डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं? शेंडन ने पूछा। मुझे लगता है कि जॉनसन का तर्क उचित है। और तुम, वोल? जब तक कोई बेहतर सलाह नहीं मिलती, मैं इन सज्जनों की राय पर ही अड़ा रहूंगा। शेंडन ने कुछ मिनटों तक गंभीरता से विचार किया और पत्र को दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ा। उन्होंने कहा, सज्जनों, इस विषय पर आपकी राय निश्चित रूप से उत्कृष्ट है, लेकिन मैं इसे अपना नहीं सकता। क्यों नहीं, शेंडन? डॉक्टर ने पूछा। क्योंकि इस पत्र के निर्देश औपचारिक हैं। वे मुझे चालक दल को कप्तान की बधाई देने का आदेश देते हैं, और आज तक मैंने हमेशा आंख मूंद कर उनके आदेशों का पालन किया है, चाहे वे मुझे किसी भी रूप में भेजे गए हों, और मैं नहीं कर सकता। लेकिन जॉनसन ने कहा, जो नाविकों के दिमाग पर इस तरह के संचार के प्रभाव से डर गया था। मेरे प्यारे जॉनसन, शेंडन ने उत्तर दिया, आपके तर्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसे इस प्रकार पढ़ें। वो आपसे चालक दल के प्रति अपनी कृतज्ञता का सबूत देने की विनती करता है। जैसा आप ठीक समझें, वैसा ही करें, जॉनसन ने उत्तर दिया, जो अनुशासन का बहुत सख्त पालन करने वाला व्यक्ति था। क्या हमें चालक दल को डेक पर इकट्ठा करना है? ऐसा ही करो, शेंडन ने उत्तर दिया। कप्तान से संदेश मिलने की खबर डेक पर जंगल की आग की तरह फैल गई। नाविक जल्दी से अपने पोस्ट पर पहुंचे, और कमांडर ने रहस्यमय पत्र की सामग्री पढ़ी। इसे पढ़ते ही सन्नाटा छा गया। चालक दल के सदस्य हजारों अटकलों के शिकार होकर तितर-बितर हो गए। क्लिफ्टन ने अपनी अंधविश्वासी कल्पना की सभी भटकन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए पर्याप्त सुना था। उन्होंने इस घटना में कुत्ते कप्तान को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया, और जब भी वह संयोग से अपने मार्ग में उससे मिले तो उन्होंने उसे सलाम करना कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि जानवर लिख सकता है, वह नाविकों से कहा करता था। इस टिप्पणी के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा, और यहाँ तक कि बड़ाई बेल को भी नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। फिर भी यह सभी के लिए निश्चित था कि कप्तान की चूक पर उसकी आत्मा या उसकी छाया जहाज पर निगरानी रखती थी, और इसके बाद से चालक दल के सबसे बुद्धिमान लोग उसके बारे में अपनी राय का आदान प्रदान करने से बचते थे। 1 मई को दोपहर के समय वे 68 डिग्री अक्षांश और 56 डिग्री 32 देशांतर पर थे। तापमान अधिक था और थर्मामीटर 0 से 25 डिग्री ऊपर था। डॉक्टर एक सफेद भालू और उसके 2 शावकों की हरकतों को देखकर खुद का मनोरंजन कर रहा था, जो झुंड के किनारे पर थे और जो जमीन से दूर तक फैले हुए थे। वॉल और सिम्पसन के साथ उसने डोंगी के माध्यम से उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जानवर, जो काफी युद्धप्रिय स्वभाव का था, तेजी से अपने बच्चों को भगा ले गया, और परिणामस्वरूप डॉक्टर को उनका पीछा करना छोड़ना पड़ा। रात के समय अनुकूल हवा के प्रभाव में चिल्ली केप दोगुना हो गया और जल्द ही डिस्को के ऊंचे पहाड़ क्षितिज पर उभर आए। डेनिश बस्तियों के गवर्नर जनरल का निवास गोडहवन बे दाईं ओर छोड़ दिया गया था। शेंडन ने रुकना उचित नहीं समझा और जल्द ही एस्क्विमॉक्स पिरोग से आगे निकल गया, जो उसके जहाज तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। डिस्को द्वीप को वेल द्वीप भी कहा जाता है। यहीं से 12 जुलाई 1845 को सर जॉन फ्रैंकलिन ने एडमिरल्टी को आखिरी बार पत्र लिखा था। 27 अगस्त 1859 को कैप्टन मैक्लिंटॉक ने भी इसी द्वीप पर कदम रखा था और अपने साथ अभियान के नुकसान के पूरे सबूत लेकर आए थे। इन 2 तथ्यों के संयोग को डॉक्टर ने नोट किया। वह उदासी भरा संयोग यादों में भरपूर था, लेकिन जल्द ही डिस्को की ऊंचाइयां उनकी नजरों से ओझल हो गईं। उस समय तटों पर असंख्य हिमखंड थे, जिनमें से कुछ को सबसे तीव्र पिघली हुई हवा भी अलग नहीं कर पाती थी। पर्वतमालाओं की निरंतर श्रृंखला अपने विचित्र आकार में दिखाई देती थी। अगले दिन लगभग 3 बजे वे उत्तर पूर्व में सैंडरसन होप की ओर बढ़ रहे थे। लगभग 15 मील की दूरी पर स्टाबोर्ड पर जमीन बची हुई थी,
पहाड़ लाल रंग के बिस्तरे से रंगे हुए लग रहे थे। शाम के समय फिनस प्रजाति की कई व्हेल, जिनकी पीठ पर पंख होते हैं, बर्फ के निशानों के बीच खेलती हुई आती थीं, अपने ब्लोहोल से हवा और पानी फेंकती थीं। ये 3 और 4 मई की रात थी जब डॉक्टर ने पहली बार सूरज को अपनी चमकदार डिस्क को उसमें डुबोए बिना क्षितिज को छूते हुए देखा। 31 जनवरी के बाद से दिन लगातार लंबे होते जा रहे थे और सूरज फिर कभी नहीं डूबता था। इस निरंतर प्रकाश की निरंतरता के आदी न होने वाले अजनबियों के लिए ये लगातार आश्चर्य और यहाँ तक की थकान का विषय था। ये समझना लगभग असंभव है कि हमारी आंखों की भलाई के लिए किस हद तक अंधकार आवश्यक है। डॉक्टर को इस प्रकाश का आदी होने में वास्तविक पीड़ा का अनुभव हुआ, जो बर्फ के मैदानों पर सूर्य की किरणों के परावर्तन से और भी तीव्र हो गई। 5 मई को फॉरवर्ड ने 70 दूसरे समानांतर की ओर रुख किया। 2 महीने बाद वे इन उच्च अक्षांशों के नीचे कई व्हेल्स से मिल सकते थे, लेकिन वर्तमान में जलदमरुमध्य इतना खुला नहीं था कि वे बफिन की खाड़ी में घुस सकें। अगले दिन ब्रिगेड वुमन आइलैंड की ओर बढ़ने के बाद अपरनाविक के पास पहुंची, जो इन तटों पर डेनमार्क की सबसे उत्तरी बस्ती है।